हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल मैथ्स ऑन योर टिप्स में। तो आज हम क्लास 12th का चैप्टर नंबर 13 प्रोबेबिलिटी स्टार्ट करेंगे। और इसमें कई सारे टॉपिक्स हैं, जैसे आपका पहला टॉपिक है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, फिर है इंडिपेंडेंट इवेंट, फिर आपका टोटल प्रोबेबिलिटी है, बेस थ्योरम है एंड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये काफ़ी लंबे लंबे टॉपिक्स हैं और ये चैप्टर भी काफ़ी वेट कवर करता है, यानी कि ये समझ लीजिए ये आपका 8 मार्क्स का चैप्टर है। और इससे जो क्वेश्चन आएगा वो समझते हैं, कई बार लैंग्वेज में बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, तो कोशिश करेंगे वीडियो में क्लियर करने की। तो आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इस चैप्टर का पहला टॉपिक कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है बच्चों, चलिए स्टार्ट करते हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझते हैं कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है क्या, और ये पिछली जो हम प्रोबेबिलिटी पढ़ के आए हैं उसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। तो पिछली प्रोबेबिलिटी हम ऐसे ही पढ़ते थे कि जैसे एक डाइस को फेंक दो और उस डाइस पर एक इवन नंबर आएगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी, हम ये पढ़ते थे पहले। बट अब हमें क्या पढ़ना है कि अगर मैं एक डाइस फेंकूं तो अभी भी प्रोबेबिलिटी इवन की फाइंड करनी है, लेकिन यहाँ पर वो लोग एक कंडीशन लगा देंगे कि आप इवन नंबर की प्रोबेबिलिटी तो निकालो, लेकिन हमारा डाइस कुछ ऐसा है जो हमेशा 4 से बड़ा नंबर शो करता है। तो अब जो प्रोबेबिलिटी आएगी इवन नंबर की, वो पहले वाले से थोड़ा सा डिफर करेगी, थोड़ी सी अलग वैल्यू आएगी। तो इस चीज़ को हम सीखेंगे इस चैप्टर में कि किस तरीके से किसी भी कंडीशन पे बेस्ड प्रोबेबिलिटी फाइंड होती है। तो आप पहले तो लिखने का तरीका सीखेंगे कि किस तरीके से कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को लिखा जाता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को आप ऐसे लिखोगे, एक ऊपर लिखा जाता है लेटर और एक नीचे लिखा जाता है। ये लेटर्स जो हैं, ये लेटर्स इवेंट को डिफाइन करते हैं, ये बताते हैं कि एक इवेंट ए है जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, और एक इवेंट बी है जो कि एक पर्टिकुलर कंडीशन है। ठीक है, यानी कि ऊपर हम उसको लिखेंगे जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें फाइंड करनी है। ठीक है बेटा, और ये क्या होगा, ये आपकी कंडीशन होगी। तो कंडीशन को हमेशा नीचे लिखा जाएगा और जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको फाइंड करनी है उसको ऊपर लिखा जाएगा। ठीक है, ये वाली बात आई समझ में। अब इसका फॉर्मूला क्या है, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला है P ऑफ A बाई B इज इक्वल टू P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय P ऑफ B। ये इसका फॉर्मूला होता है, यानी कि इन दोनों का जो भी इंटरसेक्शन होगा वो ऊपर, और जो नीचे लिखा वो नीचे लिखा जाएगा। इसको हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला कहते हैं। अब हमने प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला जो था वो 10th में भी पढ़ा था और 11th में भी पढ़ा है कि किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी अगर आपको फाइंड करनी है तो उसको आप कैसे फाइंड कर सकते हो, फेवरेबल आउटकम्स ऊपर लिख दो और टोटल आउटकम्स नीचे लिख देते हैं। और जो टोटल आउटकम्स होता है उसको अब हम क्या कहते हैं, उसको हम सैंपल स्पेस कहते हैं। तो यानी कि इसी फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, P ऑफ A बाई B इज इक्वल टू A इंटरसेक्शन B का मतलब हो जाएगा N ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय N ऑफ S। इसका मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सैंपल स्पेस। और अब इसके नीचे P ऑफ B का मतलब हो गया नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन B डिवाइड बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। इससे तो ये कट गया, और हमारे पास जो P A बाई B का फॉर्मूला है वो क्या निकल के आया, N ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय N ऑफ B। ये निकल के आ गया हमारे पास। ठीक है ना, तो बेटा हम इस वाले फॉर्मूले को भी यूज़ करेंगे और इसको भी यूज़ करेंगे। ज़्यादातर हम इस वाले फॉर्मूले को यूज़ करेंगे। इस फॉर्मूले को सिर्फ एक जगह यूज़ करूँगा, वो मैं बता दूंगा। एक क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर आप इस फॉर्मूले से उसको फाइंड नहीं कर सकते, उसके लिए आपको इसी फॉर्मूले को यूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, इसके साथ ही आप यहाँ पर थोड़ा सा ये भी जान लें, जो हमने 11th में प्रोबेबिलिटी पढ़ी थी उसमें भी कई फॉर्मूले पढ़े थे आप लोगों ने। जैसे कि एक फॉर्मूला पढ़ा था P ऑफ A यूनियन B। यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है, और मैं यहाँ लिख देता हूँ बेटा, अगर और लिखा है तो इसका मतलब होता है यूनियन, और अगर एंड लिखा है तो इसका मतलब होता है इंटरसेक्शन।
और का मतलब यूनियन और एंड का मतलब इंटरसेक्शन, ये होता है, ठीक है ना। तो P ऑफ A यूनियन B का क्या फॉर्मूला है, तो P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला है P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ठीक है। एक तो ये फॉर्मूला हो गया। उसके बाद हमने एक ये फॉर्मूला भी पढ़ा था, किसी भी इवेंट की प्रोबेबिलिटी में उसके नॉट की प्रोबेबिलिटी ऐड करोगे तो 1 आ जाता है, ठीक है। इसी को आप ऐसे भी लिख सकते हो, P ऑफ A नॉट इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ A भी लिख सकते हो। तो कहने का मतलब किसी भी चीज़ के होने प्लस उसके ना होने की प्रोबेबिलिटी 1 होती है। तो यहाँ से अगर मैं P ऑफ A नॉट निकालूँ तो ये P ऑफ A उधर चला जाएगा, दिस इज 1 माइनस P ऑफ A। उसके बाद एक और फॉर्मूला होता है A बट नॉट B कहते हैं इसे, ये जो बार लगा है इसका मतलब नॉट। तो P ऑफ A बट नॉट B का मतलब क्या हो जाएगा, देखो मैं इसको ना वेन डायग्राम से समझाने की कोशिश करता हूँ। P ऑफ A बट नॉट B का मतलब है ये एक सेट हो गया, ये एक सेट हो गया, A है ये B है, ठीक है। और A तो चाहिए, इसका मतलब है A तो चाहिए आपको, लेकिन B नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। तो इसका मतलब है सिर्फ ये वाला हिस्सा, ये वाला, इसकी बात हो रही है। और ये कैसे निकलेगा, ये वाला जो हिस्सा होता है कॉमन वाला, इस हिस्से को बोलते हैं इंटरसेक्शन। तो अगर मैं इस पूरे A में से ये इंटरसेक्शन वाला हटा दूँ तो ये वाली बात आ जाएगी। इसका मतलब इसको आप ये लिख सकते हो P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। यही अगर आपका ऐसा हो जाए P ऑफ B बट नॉट A, तो उस टाइम क्या हो जाएगा, अभी A लेना था तो यहाँ पे A लिख दिया, अभी मेरे को B लेना है तो B लिख देंगे, और अभी इसमें से इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, A इंटरसेक्शन B, ठीक है। उसके बाद आता है बेटा हमारा डिमॉर्गन्स लॉ, जो कि हमने 11th में पढ़ा था। डिमॉर्गन्स लॉ क्या था, P ऑफ A यूनियन B का A नॉट यूनियन B नॉट ही है, ऐसा था, A नॉट यूनियन B नॉट। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं P ऑफ A इंटरसेक्शन B का होल नॉट। तो जो हमारा ये यूनियन होता है, इस यूनियन को आप इंटरसेक्शन बना दोगे और इस पूरे पे नॉट लगा दोगे, और इसमें आप ये वाली चीज़ भी यूज़ कर सकते हो। P ऑफ A नॉट किसके इक्वल होता है, 1 माइनस P ऑफ A के इक्वल होता है ना। तो ऐसे यहाँ पर इस पूरे इवेंट को अगर मैं एक इवेंट मान लूँ तो इसको हम ऐसे भी निकाल सकते हैं, 1 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B। उसके बाद एक और फॉर्मूला P ऑफ A नॉट इंटरसेक्शन B नॉट, इसको आप लिख सकते हो P ऑफ A यूनियन B का होल नॉट, और ऐसे यहाँ भी माइनस कर सकते हैं 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। तो ये डिमॉर्गन लॉ है क्या, वैसे दो चीज़ों पर अगर नॉट लगा है अलग अलग तो जो यूनियन है आपका वो इंटरसेक्शन बन जाएगा और पूरे पे नॉट लग जाएगा। ऐसे यहाँ भी है, दोनों पे देख रहे हो नॉट है इंडिविजुअल पे, ये इंटरसेक्शन यूनियन बन जाएगा, यानी यूनियन वाला इंटरसेक्शन बन जाता है और इंटरसेक्शन वाला यूनियन बन जाता है, ठीक है बेटा। उतार लो इसे। तो देखिए ये जो फॉर्मूले है ना बेटा, ये आपको याद होने चाहिए। एमसीक्यू में, आपके बोर्ड में एमसीक्यू में एक क्वेश्चन जरूर फंसेगा, 100% है यहाँ से क्वेश्चन आना है। जैसे क्वेश्चन कुछ ऐसा हो सकता है, वो कह देंगे आपको P ऑफ A यूनियन B इज इक्वल टू 0.7 है, P ऑफ A आपका 0.5 है और P ऑफ B आपका 0.4 है। कह देंगे फाइंड पहला P ऑफ A बाय B। देखो जो मैं ये लिख रहा था ना P A अपॉन B, उसको ऐसे भी लिखते हैं, NCERT में ऐसे ही लिखा हुआ है। और दूसरा आपको ये फाइंड करना है P ऑफ B बाय A, ऐसे ये दोनों चीज़ें निकालनी है। अब आपने देखा होगा इस दोनों फॉर्मूलों के अंदर ये वाला जो फॉर्मूला था P ऑफ A बाय B का फॉर्मूला क्या था, P ऑफ A इंटरसेक्शन B डिवाइड बाय P ऑफ B, यानी कि ये जो दोनों होते हैं इनका इंटरसेक्शन तो ऊपर आता है और जो नीचे है वो नीचे आता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखो इस पूरे क्वेश्चन में मैंने इंटरसेक्शन तो दिया ही नहीं आपको, तो पहले आपको इस यूनियन की हेल्प से इंटरसेक्शन फाइंड करना है यूजिंग दिस फॉर्मूला। इस फॉर्मूले की हेल्प से पहले हम क्या कर लेंगे, A इंटरसेक्शन B निकाल लेंगे, और जब A इंटरसेक्शन B मिल जाएगा उसके बाद ये भी आ जाएगा और ये भी आ जाएगा। तो हम यहाँ पे पहले P ऑफ
ए यूनियन बी का फॉर्मूला यूज़ कर लेते हैं, विच इज़ पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, पी ऑफ ए यूनियन बी 0.7 है, पी ऑफ ए आपका 0.5 और पी ऑफ बी 0.4 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ये हमें निकालना है। तो ये हो जाएगा 0.7, ये हो गया आपका 0.9 और ये माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब ये जो ए इंटरसेक्शन बी है इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले जाओ, तो आपके पास पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई 0.2, ये निकल गया हमारा। अब हमें क्या क्या निकालना है, एक तो निकालना पी ऑफ ए बाई बी। तो पी ऑफ ए बाई बी का मतलब इसका इंटरसेक्शन ऊपर और पी ऑफ बी नीचे, तो बनेगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी। तो पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी है 0.2 और पी ऑफ बी की वैल्यू है 0.4, ये कट के आंसर आ जाएगा बेटा आपका 1/2। और ऐसे अब आपको निकालना है पी ऑफ बी बाय ए। तो पी ऑफ बी बाय ए हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ ए। आप ए इंटरसेक्शन बी लिख लो या बी इंटरसेक्शन ए लिख लो, एक ही बात है, क्योंकि ये दोनों कॉम्यूटेटिव होते हैं। इंटरसेक्शन जो होता है वो कॉम्यूटेटिव होता है, ए इंटरसेक्शन बी और बी इंटरसेक्शन ए एक ही बात है। यहाँ पर वैल्यू इंटरसेक्शन तो वही 0.2 यूज होगा, लेकिन पी ऑफ ए कितना हो जाएगा 0.5, तो इस हिसाब से इसका आंसर आ गया 2/5। ठीक है ना। तो या तो हो सकता है इस तरीके का आसान क्वेश्चन आ जाए, या एक और क्वेश्चन करवाता हूँ मैं अभी, इसको जब तक लिख लीजिए आप। देखिए बेटा एक और क्वेश्चन, इसमें थोड़े से ज़्यादा फॉर्मूले यूज होंगे, लेकिन वही है, कॉन्सेप्ट वही है, आपको इंटरसेक्शन पता होना चाहिए तभी निकल पाएगा। तो देखिए इंटरसेक्शन कैसे फाइंड करेंगे, इसकी हेल्प से निकलेगा। ये है पी ऑफ ए नॉट इंटरसेक्शन बी नॉट। तो अभी मैंने बताया था आपको डिमॉर्गन्स लॉ लगता है इस केस में। यहाँ देखो मैंने फॉर्मूला इसीलिए नहीं मिटाया ताकि अगर आपको याद नहीं है तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इस चीज़ को आप ये लिख सकते हो, तो ये हो जाएगा हमारा पी ऑफ, ये लिख लो या ये लिख लो, ये लिख लेते हैं सीधा, 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी, ये लिख लिया मैंने। अब इसकी वैल्यू दे रखी है आपको, ये कितनी है 0.4 इज इक्वल टू 1 माइनस पी ऑफ ए यूनियन बी। अब ये ए यूनियन बी इधर आ जाएगा, ये इधर चला जाएगा, तो पी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू 1 माइनस 0.4 और पी ऑफ ए यूनियन बी की वैल्यू आ गई 0.6, यानी कि यूनियन की वैल्यू आ गई 0.6, लेकिन हमें चाहिए था इंटरसेक्शन। तो अब जो पिछला फॉर्मूला हमने यूज़ करा था पिछले क्वेश्चन में, सेम वही यूज़ करेंगे यहाँ। पी ऑफ ए यूनियन बी को क्या लिख सकते हैं हम, पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और इसकी वैल्यू इन्होंने, यानी कि इस पूरे को तो ये लिख दिया मैंने, और ये 0.6 के बराबर है। अब यहाँ पर पी ऑफ ए और पी ऑफ बी डाल दो, 0.5 और 0.3, 0.5 प्लस 0.3 माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 0.6, ये उधर चला जाएगा, ये इधर आ जाएगा, 0.8 माइनस 0.6, तो यानी पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू आ गई 0.2, ये निकल गया पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब क्या करना है हमें, इसकी वैल्यू निकालनी है, पी ऑफ ए बाई बी, तो ये हो जाएगा पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय पी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू कितनी है 0.2 और पी ऑफ बी की वैल्यू 0.3, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 2/3। ठीक है बेटा, उतार लो। अब इसके बाद करते हैं वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे। देखिए बच्चों, पहले जो क्वेश्चन हमने करे हैं उसमें तो अपने आप ही लिखा होता था कि आप ये फाइंड करो, है ना, तो उसमें ज़्यादा दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन इस तरह के जो वर्ड प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन होते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के, तो देखो उसमें क्या होता है, कहता है देयर आर 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, यानी कि 3 सिक्कों को एक साथ उछाल दिया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड। हमें प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट 2 हेड। जो भी निकालना उसको मार्क कर लिया मैंने। देखो इसकी तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है मुझे एट मोस्ट 2 हेड की।
इफ इट इज गिवन दैट, तो जो गिवन होता है ना आपका, वो होती है आपकी कंडीशन। तो कंडीशन क्या है यहाँ पर, कंडीशन ये है कि इफ इट इज गिवन दैट वन कॉइन शो हेड, यानी कि अगर ये फिक्स है कि एक कॉइन आपका हेड शो करेगा ही करेगा, तो उस टाइम पर इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि एटमोस्ट 2 हेड आएंगे, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड आएंगे। समझ गए बेटा, यानी जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ये है हमारा, और जो कंडीशन है वो ये है। तो हमेशा क्वेश्चन में सबसे पहले तो यही पहचानना, ये आइडेंटिफाई करना कि आपको प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है और आपको कंडीशन क्या दे रखी है। जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है उसको ए मान लेंगे, और जो कंडीशन होगा उसको बी मान लेंगे हम। तो ए मान लेते हैं हम किसे, एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड, और बी मान लेते हैं हम किसे, 1 कॉइन शो हेड, 1 कॉइन शो हेड। ठीक है ना। अब यहाँ पर अब यहाँ पर थोड़ा सा ये देखते हैं हम कि अगर मैं 3 कॉइन्स को साइमल्टेनियसली टॉस करता हूँ तो वहाँ पे टोटल सैंपल स्पेस कितने बनेंगे। तो 3 कॉइन्स के सैंपल स्पेस होते हैं 8। अब इनको कैसे बनाएंगे हम, सबसे पहले आप तीनों पे हेड 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 लिख लेना, तीनों कॉइन पे लिख लिया। अब उसके बाद लास्ट वाले को टेल बना देना, तो ये बन जाएगा एच एच और टी। अब क्या करना है, इस टेल को शिफ्ट करते हुए जाएंगे। अब ये टेल इधर आ जाएगा तो बन जाएगा एच टी और एच, और फिर इस टेल को और थोड़ा सा शिफ्ट कर देंगे तो बन जाएगा टी एच एच। ये हो गया। अब जहाँ जहाँ हेड है वहाँ टेल कर दो, और जहाँ टेल है वहाँ पर हेड कर दो। तो ये तीनों हेड हैं, इसको तीनों को टेल बना दो। ये 2 हेड हैं तो 2 टेल और 1 हेड। यहाँ हेड की जगह टेल, फिर हेड और फिर टेल, यानी कि टी एच टी, और ये बन जाएगा एच टी टी। तो ये बन गया आपके टोटल 8 इवेंट्स। अब ए और बी में कौन कौन आएगा वो देख लो। ए में कौन से एलिमेंट रखने हैं आपको, ए का मतलब है एटमोस्ट 2 हेड। एटमोस्ट 2 हेड का मतलब है ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड हो, 2 से ज़्यादा हेड वाले नहीं चलेंगे। इसका मतलब ये 3 हेड नहीं लेना आपको, ये 7 एलिमेंट आ जाएंगे। मतलब समझने की कोशिश करना, एटमोस्ट 2 हेड, एटमोस्ट 2 हेड का मतलब मैक्सिमम 2 हेड होने चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं, उससे ज़्यादा नहीं। इसका मतलब इसको हटा दो, ये सारी चीज़ें ले लो, यानी ये हो जाएगा एच एच टी एच, फिर आ जाएगा टी एच एच, फिर आ जाएगा टी टी टी, फिर टी टी एच, फिर टी एच टी, और फिर एच टी टी। ये आ गया ए के अंदर। बी में कौन आएगा, बी का मतलब है 1 कॉइन शो हेड, बी का मतलब 1 कॉइन शो हेड। तो 1 कॉइन वाले कहाँ है, ये रे 1 2 3, ये रे 1 हेड वाले, तो बी में ये आ जाएंगे टी टी एच टी एच टी और टी। और ए में लिख दिए इवेंट आ गए, बी वाले लिख लिए। अब इनका इंटरसेक्शन निकाल लो, तो इनका इंटरसेक्शन यानी ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी मतलब इन दोनों में कॉमन देख लो बेटा क्या है। इंटरसेक्शन का मतलब तो पता ही है, कॉमन। तो ये तीनों और ये तीनों देखो कॉमन है, तीनों ही कॉमन आ रहे हैं, तो लिखेंगे टी एच टी और एच टी टी। ये आ गए। अब प्रोबेबिलिटी निकालनी है, तो पी ऑफ ए बाई बी, जिसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो ऊपर और कंडीशन नीचे। और इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला है एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय एन ऑफ बी। एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का मतलब होता है ए इंटरसेक्शन बी में कितने एलिमेंट हैं वो देख लो, तो 1 2 3 एलिमेंट है, और बी में कितने एलिमेंट है, तो बी में भी 3 एलिमेंट है। कट गए, आंसर आ गया 1, यानी कि इसकी प्रोबेबिलिटी 1 होगी एटमोस्ट 2 हेड की, अगर कम से कम एक कॉइन हेड शो करेगा आपका तो। ठीक है बच्चों, तो उतार लो इसे। इसमें मेन यही होता है कि आपको ये देख लेना है कि किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है और क्या आपकी कंडीशन है। जिसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है उसको ए बोलेंगे, और जो कंडीशन होगी आपको उसको बी बोलेंगे। फिर अब सैंपल स्पेस बना लो, अगर ज़रूरत है तो। नहीं है ज़रूरत, आप ऐसे ही दिमाग लगा के इसमें वैल्यू लिख सकते हैं, तो आप डायरेक्ट ऐसी वैल्यू लिख सकते हैं। फिर उसके बाद उनका इंटरसेक्शन निकाल लो और फिर फॉर्मूले में वैल्यू। ठीक है, देखिए बेटा एक और क्वेश्चन है,
इसमें क्या रखा है, 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली। यहाँ पर अभी पहले हमने 3 सिक्के उछाले थे, अब आपको 2 डाइस फेंकनी है। 2 डाइस आर थ्रोन साइमल्टेनियसली इफ इट इज गिवन दैट फर्स्ट डाइस शो 4, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द सम ऑफ द नंबर अपीयर ऑन द डाइस इज 8। यानी कि कहता है कि अगर ये मुझे पता है कि पहला डाइस जो है वो 4 शो करेगा, फर्स्ट डाइस मेरा 4 शो करेगा, यानी कि ये तो मुझे पता है, ये गिवन है। तो इसका मतलब जो गिवन होता है वो कंडीशन होती है, ये कंडीशन है। मुझे प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, सम ऑफ द नंबर अपीयर ऑन द डाइस इज 6, मुझे इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए, ठीक है ना। तो जिसकी प्रोबेबिलिटी हमें चाहिए वो A और जो हमारी कंडीशन है वो B। तो A क्या बन जाएगा, A हो जाएगा आपका ये वाला, ठीक है ना। ये गिवन है तो ये कंडीशन है, ये B है, और इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो ये A है। तो लिखेंगे A का मतलब हो गया सम ऑफ द नंबर अपीयर ऑन द डाइस इज 6, और प्रोबेबिलिटी किसकी चाहिए, और गिवन क्या है हमें, गिवन है इट इज गिवन दैट फर्स्ट डाइस शो 4। लिखेंगे फर्स्ट डाइस शो 4। अब जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने सैंपल स्पेस बनाया था, यहाँ कोई ज़रूरत नहीं है सैंपल स्पेस बनाने की, यहाँ तो आप खुद भी सोच सकते हो, क्योंकि वैसे भी अगर आप सैंपल स्पेस बनाओगे तो इसमें 36 इवेंट आएंगे, 36 एलिमेंट बनाने पड़ेंगे आपको, 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 ऐसे। तो इससे अच्छा हम ये देख लेते हैं कि कहाँ कहाँ पर 6 बनेगा आपका। तो 6 आपका एक बनेगा 2 4 पे, एक बनेगा 4 2 पे, और एक बनेगा आपका 3 3 पे, एक बनेगा आपका 5 1 पे, और एक बनेगा 1 5 पे। तो यही 5 कंडीशन है जहाँ पर आपका 6 आएगा। और बी में क्या बोला है, फर्स्ट डाई शो 4। बी का मतलब है फर्स्ट डाई शो 4। फर्स्ट डाई शो 4 का मतलब है पहले डाइस पर 4 जो आएगा ना वो सारी कंडीशन उठानी है आपको। तो फर्स्ट डाई पे 4 फिक्स है, सेकंड डाई पे थोड़ी है ना फिक्स, सेकंड डाई पे तो कुछ भी हो सकता है, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6। तो यानी कि ए में तो ये आ गया इवेंट जहां पर दोनों मिला के 6 आएगा, और बी में आपको सिर्फ वही लेना है जब आपके पास फर्स्ट डाई पे 4 होगा। एक चीज़ का और ध्यान रखना है, बहुत से बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि हमें इसमें इतने सारे क्यों लिखें। यहाँ पर तो वही चीज़ पकड़ो ना कि फर्स्ट डाई पे 4 आना चाहिए और मिला के 6 हो। तो जब आप इस इवेंट को बनाओगे तो इस पर ध्यान नहीं देना, जब आप इसको बनाओगे तो इस पर ध्यान नहीं देना। हमें बी एक ऐसा इवेंट दिया गया है जहाँ पे क्या रखा कि पहले डाइस पे 4 होना चाहिए, फर्स्ट डाइस पे 4 होना चाहिए। तो 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 और 4 6, ठीक है ना। तो ये बन गया। अब इनका इंटरसेक्शन निकाल लो। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या बनेगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। इन दोनों का कॉमन देख लो, सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन दिख रही है मेरे को, तो ये बस, यानी कि 4 और 2। तो प्रोबेबिलिटी निकालनी है आपको पी ऑफ ए बाई बी। तो ये हो जाएगा हमारा एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाय एन ऑफ बी। तो एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी में कितना है, इसमें है 1, और एन ऑफ बी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी ये कितना है 6। तो ये हो गई इसकी प्रोबेबिलिटी, ठीक है बेटा। तो बस ये चीज़ें क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्या गिवन है और किसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है, उस हिसाब से ए और बी सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। देख लीजिए, देखिए बच्चों एक और क्वेश्चन है, ये रहा, बढ़िया क्वेश्चन है। जैसा मैंने बताया था आपको शुरू में ही वीडियो जब मैं पढ़ा रहा था, कॉन्सेप्ट आपको सिखा रहा था, तभी मैंने बताया था कि इसमें 2 फॉर्मूले लिखाए थे मैंने आपको। एक लिखाया था पी ऑफ ए बाई बी इज इक्वल टू पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइड बाई पी ऑफ बी, और फिर मैंने इसी का ही एक और फॉर्मूला लिखाया था कि आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन में एन ऑफ बी, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मैंने एक बोला था कि एक क्वेश्चन ऐसा है जहाँ पर ये वाली चीज़ यूज़ नहीं होगी, तो वो यही क्वेश्चन है, यहाँ पर ये चीज़ यूज़ नहीं होगी। ऐसा इसलिए, पहला क्वेश्चन आपने देखा पूरा क्वेश्चन कॉइन्स पे था, दूसरा क्वेश्चन देखा पूरा क्वेश्चन डाइस पे था, लेकिन ये जो तीसरा क्वेश्चन इसमें इसने कॉइन और डाइस दोनों मिक्स कर दिए, ठीक है। तो यहाँ पर जब कॉइन और डाइस दोनों मिक्स हो जाते हैं ना, तो हर एक इंडिविजुअल इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं बचती है, सबकी प्रोबेबिलिटी अलग हो जाती है। वो कैसे, अभी मैं समझाता हूँ आपको। देखो क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, हाँ, तो इस यही कारण है कि हर एक इवेंट की प्रोबेबिलिटी सेम नहीं होती है,
यही कारण है कि हम इसमें ये यूज़ नहीं कर सकते, ये यूज़ करेंगे। और वो क्यों सेम नहीं है वो मैं भी आपको समझाता हूँ। क्वेश्चन का कुछ ऐसा कहना है कि किसी एक्सपेरिमेंट में एक सिक्का उछालते हैं हम, अगर सिक्का इफ़ द कॉइन शो हेड, अगर कॉइन आपको हेड रिजल्ट दे रहा है, टॉस इट अगेन, उसको दोबारा उछाल दो। बट इफ़ इट शो टेल, लेकिन अगर टेल आता है देन थ्रो अ डाइस, और अगर टेल आता है तो आपको फिर कॉइन नहीं उछालना, फिर आपको डाइस फेंकना है। फाइंड द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट द डाइस शो अ नंबर ग्रेटर देन 4। देखो प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है, उसको ए मान लेना है। अभी बताते हैं, और पहले ए और बी भी डिसाइड कर लेते हैं लगे हाथ। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट डाइस शो, ये है, ये आपका इवेंट है, डाइस शो अ नंबर ग्रेटर देन 4, ये हो गया ए, शो नंबर ग्रेटर देन 4। आप एक चीज नोट कर रहे होंगे कि हमेशा जो कंडीशन होती है वो गिवन के बाद लिखी होती है। गिवन दैट, तीनों क्वेश्चन में ऐसा ही था, गिवन दैट देयर इज एटलीस्ट वन टेल, यानी कि बी आपकी कंडीशन है, एटलीस्ट वन टेल, ठीक है ना। ये ए में क्या है, डाई शो नंबर ग्रेटर देन 4, और बी का मतलब एटलीस्ट वन टेल। तो देखो हुआ क्या, कुछ ऐसा हुआ था, उन्होंने बोला एक सिक्का है, इसको उछाल दो, अगर आप उछालेंगे तो हेड भी आ सकता है और टेल भी आ सकता है। अब इनका कहना है अगर हेड आया तो दोबारा से कॉइन उछालो, यहाँ पर आने के बाद दोबारा आपको कॉइन उछालना है। तो एक हेड तो पहले ही आ चुका था, अब एक बार जब यहाँ उछालूंगा तो फिर से हेड आने के चांस है, तो ये बन जाएगा हेड हेड, और ऐसा भी हो सकता है कि टेल आ जाए, तो ये बन जाएगा हेड टेल। लेकिन अगर टेल आता है तो इनका कहना है भाई आप डाइस फेंको, ये बन गया हमारा डाइस। अगर आप डाइस फेंकोगे तो 6 रिजल्ट आएंगे, 1 2 3 4 5 6, है ना। लेकिन वो कब आ रहे हैं, टेल आने के बाद। तो ये 6 रिजल्ट कैसे लिखेंगे हम, यहाँ लिखेंगे T1 T2 T3 T4 T5 और T6। ये अब हम यहाँ पर पहुँचे हैं फाइनली, यहाँ पर एक्सपेरिमेंट खत्म है। ऐसा नहीं, बहुत से बच्चे ये भी सोचते हैं कि भाई हेड आगे फिर उछाल दो, टेल आगे फिर उछाल दो, नहीं, एक ही बार की बात हुई है सिर्फ। अब यहाँ तक जब हम पहुँचे तो यहाँ तक पहुँचते पहुँचते इन इवेंट्स की प्रोबेबिलिटी क्या बनी है। तो अगर मैं सिक्का उछालूँ और हेड और टेल ये आता है, तो हेड की प्रोबेबिलिटी क्या होती है, हेड की प्रोबेबिलिटी 1/2, और टेल की प्रोबेबिलिटी ये भी 1/2। अब उसके बाद मैंने फिर से सिक्का उछाला, फिर से हेड आया, तो फिर प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2, यहाँ भी 1/2। तो जब आप यहाँ तक पहुँच गए तो टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, 1/2 इंटू 1/2। तो यहाँ पहुँचते पहुँचते प्रोबेबिलिटी बन गई भाई 1/4, और ऐसे यहाँ पे क्या बन गई 1/4। इसी तरीके से यहाँ देख लो, ये 1/2 है, यहाँ पर पहुँचे। अब अगर मैं डाइस फेंकता हूँ तो 1 आने के क्या चांस है, 1/6। तो 1/2 और 1/6 कितना हो गया, 1/12। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, ऐसे ही 1/12 एंड सो ऑन। तो आप देख रहे हो यहाँ पर प्रोबेबिलिटी 1/4 हो रही है, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी 1/6 हो रही है, इसीलिए आपका वो n वाला फॉर्मूला यहाँ काम नहीं करेगा। इसलिए आपको हर एक इवेंट की इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी यूज़ करनी पड़ेगी। अब देखें कैसे करेंगे। तो पहले तो ए के अंदर डाल दो भाई कौन कौन से एलिमेंट आएंगे। तो ए में इन्होंने बोला है कि डाई शो नंबर ग्रेटर देन 4, यानी डाइस पे 4 से बड़ा नंबर होना चाहिए, यानी आपके पास ये दो चीज़ें हैं, 4 से बड़ा नंबर होना चाहिए, ये दो चीज़ें, ये वाली T5 और T6। और बी के अंदर क्या होना चाहिए, बी के अंदर होना चाहिए एटलीस्ट वन टेल, कम से कम एक टेल। तो इन सभी में टेल है और यहाँ पर भी टेल है, यानी कि ये 7 इवेंट आ जाएंगे इसमें, HT, फिर उसके बाद T1 से लेके T6 तक। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B, तो देखो इसमें T वाले तो सारे ही आ रहे हैं, इसका मतलब ये दोनों ही आएंगे इसके अंदर। तो इंटरसेक्शन में क्या आ जाएगा, T5 और T6। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A बाई B निकालना है, तो
P ऑफ A इंटरसेक्शन B, N वाला नहीं लगाना, अपॉन में P ऑफ B। P ऑफ A इंटरसेक्शन B का मतलब है इन दोनों की प्रोबेबिलिटी का सम। T5 की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/12, T6 की प्रोबेबिलिटी कितनी है उसकी भी 1/12 है, तो क्या लिखेंगे 2 × 1/12 अपॉन P ऑफ B। P ऑफ B में ये 7 है, 7 है बेटा, एक ये और ये 6 हैं, 1 से लेके 6 तक सारे, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4 प्लस, और इन सभी की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/12 और ये कितने हैं 6, तो 6 × 1/12। इससे कट गया 6 बार में, इससे कट गया 2 बार में, ये आ जाएगा आपका 1/6 अपॉन में 1/4 प्लस 1/2। इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा आपका 2/9, तो ये इसका आंसर है। तो ये है बेटा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ठीक है ना। और मेरे हिसाब से तो समझ में आई गया होगा। आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन करके देखना प्रैक्टिस, आसानी से हो जाएंगे। और अगर कोई दिक्कत आती है, कोई किसी क्वेश्चन में डाउट होता है आप लोगों को, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करें। और वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच।